लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि सार्वजनिक निर्माण कार्य में होने वाले विनियोग को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है पूंजीगत व्यय। सार्वजनिक निर्माण कार्य में जो विनियोग होता है वो पूंजीगत व्यय होता है, क्योंकि इससे देश की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है और जिसका लाभ कई सालों तक जनता उठाती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण इसमें आ जाएगा। इस क्वेश्चन के राइट आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिए हैं। इसमें मैं जो कुछ मैं नाम बता रही हूँ उसमें है असलम अंसारी, राधा गुप्ता, पांडे सानू, श्रेया गुप्ता, रूपा पटेल, अनीता शुक्ला। इसके अलावा भी और भी कई बच्चों ने लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। और इसके बाद आज की प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करते हैं। हेलो व्यूवर्स, आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 24। आज की प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस हैं या जो भी इंफॉर्मेशंस है वो केवल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि जितने भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पैट हो या यूपीएसआई हो या फिर उस जूनियर एडिट भर्ती परीक्षा हो, जहां या जीआईसी लेक्चरर का जीके वाला पार्ट हो, जहां भी जीके आएगी वहां ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत में रेपो रेट क्या है। तो देखिए, रेपो रेट का संबंध मौद्रिक नीति से है। आरबीआई जब अपनी मौद्रिक नीति घोषित करता है तो उसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंक रेट, इन सबको बार बार रिवाइज करता रहता है और एग्ज़ाम में हमेशा करंट पूछी जाती हैं। तो इस समय जो भारत में रेपो रेट है वो आपको बताना है। वो 4% है, 4.25% है, 3.75% है या फिर 5% है। तो इस समय भारत में जो रेपो रेट है वो 4% है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति 2021 के अनुसार रिवर्स रेपो रेट कितना घोषित किया गया है। देखिए, रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंकों से उधार ले लेते हैं, और रिवर्स रेपो रेट वो दर होती है जिस पर जो व्यापारिक बैंक हैं वो दिन भर के खर्चे के बाद जो पैसा उनके पास बचता है उसको केंद्रीय बैंक के पास रख कर आते हैं। तो जो रिवर्स रेपो रेट है वो है आपकी इस समय 3.35%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि आरबीआई की मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या है। तो देखिए, जो एमएसएफ है तो ये भी बैंक रेट की बराबर ही इम्पोर्टेंट होती है और इस समय जो इसकी दर है वो है 4.25%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और ये बैंक रेट के हमेशा बराबर ही या इर्द गिर्द ही रहती है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्तमान बैंक दर क्या है। तो देखिए, जो बैंक रेट आरबीआई ने इस टाइम घोषित कर रखी है वो भी 4.25% है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा निर्धारित सीआरआर और एसएलआर कितना है। सीआरआर और एसएलआर कितना है। ये एसएलआर और सीआरआर साख को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के पास मुख्य औजार होते हैं। तो इस बार जो सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो है उसका प्रतिशत है 4 और एसएलआर उसका प्रतिशत है 18। एसएलआर वो रेट होता है जो बैंक अपनी मांग जमाओं से जो कोष अपने पास सुरक्षित रखते हैं, और सीआरआर वो जो होता है वो आरबीआई के पास रखते हैं। तो इस वक्त जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपना पद कब ग्रहण किया। तो देखिए, जो वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने अपना पद जो है वो 1 जनवरी सन 2017 को ग्रहण किया। एक इनके संबंध में सवाल और आ सकता है कि ये किस देश से संबंधित हैं। तो ये पुर्तगाल से संबंधित हैं, ये पुर्तगाल के हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं। देखिए, मेनली जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग होते हैं उनकी संख्या है 6। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद जो अगला है वो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, यानी यूनाइटेड नेशंस जो है वो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, एस्टेब्लिशमेंट की डेट पूछी गई है। तो देखिए ये 1945 ज़्यादातर सभी बच्चों को रटा होता है, तारीख भी साथ में याद रखनी है क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रहे हैं उसमें डेट भी पूछी जा रही है कि कौन सा दिन था और कौन सा महीना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा या सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव होते हैं उनकी नियुक्ति, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, उसकी सिफारिश के आधार पर संयुक्त राष्ट्र के ही दूसरे अंग महासभा के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कि कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो देखिए जो सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी और अस्थायी दो तरह के सदस्य होते हैं। तो स्थायी सदस्यों की संख्या है 5, जिसमें शामिल है ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, फ्रांस और रशिया। इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो राइट आंसर है वो आपका है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो स्थायी सदस्य हैं उनको भी आप याद रख लें। उसमें आ जाएगा आपका ब्रिटेन, नंबर 2 पर अमेरिका, फिर चाइना, फ्रांस और रशिया। ये और इसमें से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा है जो स्थायी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो देखिए कोई भी संघ हो, कोई भी कंट्री हो, स्टेट हो, उसके जो ऑफिशियल काम होते हैं उसके लिए कोई एक भाषा निर्धारित होती है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है फ्रेंच। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है। जो कृत्रिम मुद्रा है वो इनमें से किसे कहा जाता है। तो देखिए SDR को कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है। SDR अंतर्राष्ट्रीय लेखे भुगतान की इकाई है और इसे IMF ने सन 1971 में लागू किया था। SDR को कागजी स्वर्ण या पेपर गोल्ड भी कहते हैं और वर्तमान समय में जो SDR है उसका निर्धारण 5 देशों की मुद्राओं के आधार पर होता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विकसित मानव विकास सूचकांक के निर्माण में ध्यान नहीं रखा जाता। ऑप्शंस हैं प्रति व्यक्ति सकल आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, विद्यालय में बिताए गए औसत वर्ष या लिंगानुपात। देखिए जो मानव विकास सूचकांक है वो UNDP, ये याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है। मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा घोषित किया जाता है और सन 1990 से मानव विकास सूचकांक UNO द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है और HDI शॉर्ट फॉर्म है और ज़्यादातर HDI ही लिखा हुआ होता है। और 3 चर इसके अंतर्गत आते हैं। पहला है शैक्षिक उपलब्धि, जीवन प्रत्याशा या राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय जो होती है वो प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति जो है उसका डॉलर के सापेक्ष उसको निकाला जाता है, अमेरिकन US डॉलर के सापेक्ष। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन और आता है कि मानव विकास सूचकांक को विकसित करने का श्रेय किस अर्थशास्त्री को है। तो वो है महबूबुल हक। उसका आंसर होगा महबूबुल हक। ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि SDR किसके द्वारा सृजित किया जाता है। IMF के द्वारा, ADB के द्वारा, IBRD के द्वारा, UNCTAD के द्वारा। देखिए जो SDR है वो आपका IMF द्वारा सृजित किया जाता है। SDR के मूल्य निर्धारण में अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, यूरो तथा चीन की मुद्रा रेमेनविबी भी शामिल होती है। कुल 5 देशों की 5 मुद्राएं होती हैं, IMF द्वारा जारी किया जाता है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है कि बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत क्या आता है। तो देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत जो है पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सभी आ जाते हैं। लोगों को उनके बौद्धिक सृजन के संबंध में दिए जाने वाले अधिकारों को बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। इसके अंदर पेटेंट, कॉपीराइट, औद्योगिक डिज़ाइन अधिकार और ट्रेडमार्क, भौगोलिक सूचक आदि आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। किन्हीं किन्हीं किताबों में आपको मात्र ऑप्शन ए भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही सही है। वैसे पेटेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपने बनाई, मतलब कोई भी आपने इनोवेशन किया, तो आपने उस पर अपना बुद्धि खर्च की, मेहनत की, तो उस बुद्धि को खर्च करने का लाभ आपको ही मिले। तो आप पेटेंट अपनी चीज़ का करा लेंगे, जिससे 10 साल तक या 15 साल की अवधि तक, जो भी उस समय निर्धारित अवधि होगी, उस चीज़ का उत्पादन दूसरा व्यक्ति या दूसरी फर्म नहीं करेगा, और अगर करेगा तो आपको उसकी रॉयल्टी मिलेगी। ये होता है पेटेंट। ट्रेडमार्क आप जानते ही हैं, कॉपीराइट भी आप सभी लोगों को मालूम होगा। पेटेंट को समझा दिया गया है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित करें, ठीक है। WTO, IMF, सार्क और IDA, इन सब के क्या काम है, किस लिए ये जाने जाते हैं, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, जो WTO है वो क्या करता है, तो वो सामान्यतः व्यापार के मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करता है, ठीक है। तो ए का तो आपका हो जाएगा 2। IMF पर आ जाइए। IMF भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करता है, तो जो इसका हो जाएगा आपका बी। सार्क दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देता है, सी का हो जाएगा आपका 4। और IDA जो है वो नम्य ऋणों की स्वीकृति करता है, तो डी का हो जाएगा 3। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो बनेगा 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4, 3 राइट आंसर बनेगा, और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था के नाश होने का मूलभूत कारण क्या था। तो देखिए, जो तरलता की समस्या थी, या जो विभिन्न देशों के मध्य व्यापार का समायोजन की समस्या थी, और एक दूसरे पर विश्वास करने की समस्या थी, ये सभी चीज़ें ऐसी थी जो ब्रिटेन वुड्स समझौते को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि सहसंबंध गुणांक का मान क्या होता है, यानी यह सहसंबंध गुणांक किसके समान होता है। तो देखिए, जो सहसंबंध गुणांक है, सहसंबंध क्या होता है कि कोई चर दूसरे पे किस तरह से आश्रित है, ये सहसंबंध को बताता है। और सहसंबंध गुणांक को आप r के द्वारा व्यक्त करते हैं, और r बराबर होता है अंडर रूट BXY इंटू BYX। ये होता है सहसंबंध गुणांक का मान, ठीक है। इसका नंबर ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में से कौन सा सूचकांक तैयार करने के लिए सर्वोत्तम होता है। देखिए, जो समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और माध्यिका से तो कोई लेना देना है नहीं, वो माध्य ही होगा जो सूचकांक के लिए सही रहेगा। तो एक ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया, तो समांतर माध्य या गुणात्मक माध्य या हरात्मक माध्य। तो देखिए, जो गुणोत्तर माध्य होता है वो आपका सूचकांक तैयार करने के लिए सर्वोत्तम माप होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन के प्रकार किस एक को छोड़कर निम्नलिखित में से हैं। तो देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं उसमें मीन, मीडियन, मोड शामिल होते हैं, यानी माध्य, बहुलक और माध्यिका, ये तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का मतलब है जो भी कोई श्रेणी दे रखी हो उसके केंद्र की तरफ जिसका झुकाव ज़्यादा होगा वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होगा,
ठीक है। माध्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक मीन या जो मान पूछा जाता है समांतर माध्य, वो एक औसत होता है, नॉर्मली एवरेज होता है। बहुलक वो चीज़ होती है जो जिस श्रेणी की बात की जा रही हो उसमें सबसे ज़्यादा बार जिसकी आवृत्ति होगी वो बहुलक होगा। माध्य का मिड पॉइंट होता है, जो मिडिल वैल्यू होगी वो माध्य का होगी। जबकि सहसंबंध जो है वो दो श्रेणियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होगी वो हो जाएगी आपकी माध्य, बहुलक और माध्य का। सहसंबंध इसमें नहीं है, यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आप लोगों के लिए कि यादृच्छिक चर क्या है। ये एक स्वतंत्र चर होता है, ये एक अंतर्जात चर होता है, या यादृच्छिक रूप से चुना गया मूल्य होता है, या प्रकृति की अवस्थाओं का फलन होता है। इसमें जो भी आंसर सही लगे उसको कमेंट बॉक्स में बताएं उसका आंसर। तो इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।